जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की नदियों को। भारत की नदियों के अंतर्गत हम लोग नदियों का 4 डिवाइडेशन किए थे, 4 तरह से उसका वर्गीकरण किए थे। वर्गीकरण के पश्चात हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे। वो 4 तरह का वर्गीकरण किस प्रकार किए थे, तो 4 प्रकार के वर्गीकरण में हम लोग पहला वर्गीकरण किए थे हिमालयी नदी। पहला वर्गीकरण हिमालयी नदी के रूप में किए थे, दूसरा वर्गीकरण हम प्रायद्वीपीय नदी के रूप में किए थे, और तीसरा वर्गीकरण तटीय नदियों के रूप में किए थे, और चौथा वर्गीकरण हम लोग किए थे अंतःस्थलीय नदियों के रूप में। अंतःस्थलीय नदियों के रूप में जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे हिमालयी नदी। अब हिमालयी नदियों को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके पढ़े थे। 3 भागों में वर्गीकरण इसका किए थे। पहला किए थे सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हम लोग किए थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम एक एक करके तीनों को पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा हिमालयी नदी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और आज की क्लास में हमको पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत देखिए, तटीय नदियाँ भी प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत ही आएंगी, क्योंकि अब यहाँ हम लोग प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। प्रायद्वीप नदियाँ वह नदियाँ होती हैं जो पूर्वी या पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पूर्वी या पश्चिमी घाट से निकलकर प्रायद्वीप को प्रवाहित करती हैं, उन्हीं नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो अब इसी के साथ साथ हमारा तटीय नदी भी कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि यही इसी को तटीय नदी भी कहा जाएगा, जो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट से निकलेंगी। ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपका समुद्र तट के किनारे हैं, तो समुद्र तट के किनारे होने के कारण ये तटीय नदी के रूप में भी जानी जाती हैं। तो तटीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी लगभग लगभग हमारा एक ही हो जाएगा। तो हम इस तरह से तटीय नदी और प्रायद्वीपीय नदी दोनों नदियों को लेकर चलेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में अंतःस्थलीय नदी। अब अंतःस्थलीय नदी वह नदी होती है जो पूर्वी तट या पश्चिमी तट से निकल के अपने किसी राज्य में जाने के बाद वो वहीं पर सूख जाती है, यानी कि उसका मुहाना न तो किसी सागर में होता है, ना तो किसी महासागर में होता है, ना ही किसी झील में होता है। वो स्थल में ही सूख जाती हैं, स्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। उन्हीं को अंतःस्थलीय नदियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और उसी के साथ पढ़ लेंगे तटीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के साथ ही हम पढ़ लेंगे तटीय नदी तंत्र। तटीय नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तटीय नदी तंत्र के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत देखिए, ये गोदावरी नदी तंत्र, महानदी तंत्र, पेन्नार पढ़ना है, कावेरी पढ़ना है। इन सब नदियों को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या तटीय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को इसका अध्ययन करना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या तटीय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है यहाँ तटीय नदी तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है किन किन नदियों के बारे में, तो चंबल है, सिंध है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब प्रायद्वीपीय उत्तर भारत की नदियाँ हैं। तो सिंध, चंबल, बेतवा, केन, सोन ये सब हम लोग पढ़े थे। ये सब प्रायद्वीपीय नदी तो हैं, लेकिन ये सब नदियाँ जाकर गंगा की सहायक नदी प्रणाली से मिल जाती हैं। ये सब गंगा की सहायक नदियों के रूप में यमुना से पहले मिलेंगी, उसके बाद यमुना ले जाकर इनको गंगा में मिला देती हैं। तो ये उत्तरी भाग की तरफ गंगा नदी प्रणाली से संबंधित हो जाती हैं। तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं, इनकी दिशा उत्तर की तरफ हो जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय जल व्यवस्था की अन्य प्रमुख नदी जो है, प्रायद्वीपीय जल व्यवस्था की अन्य प्रमुख नदी प्रणालियों में जैसे महानदी, ये देखिए महानदी हो गई। महानदी सबसे पहले तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पूर्वी घाट की नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ।
तो पूर्वी घाट की नदियों में जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, ये इधर ये कृष्ण है, सॉरी कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये सब पढ़ेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नर्मदा हो जाती है, ताप्ती हो जाती है, साबरमती हो जाती है, ये सब नदियाँ हम पश्चिमी घाट की तरफ से पढ़ेंगे। तो ये नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी या तटीय नदियों के बारे में हम लोग कुछ बेसिक तौर पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या होती है, ये प्रायद्वीपीय नदी ही क्यों कहलाती हैं, ये लंबाई में कितनी लंबी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के ऊपर फोकस करेंगे। तत्पश्चात हम लोग नदी एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता की बात करें तो ये इसकी सबसे पहली विशेषता होती है कि ये कठोर होते हैं। कठोर चट्टानी तल के कारण इसका कठोर चट्टानी तल होता है, जिसके कारण ये सीधी रेखा में अपने मार्ग में बहती जाती हैं और इसमें न तो गाद इकट्ठा हो पाता है ना ही बालू। तो इसमें इसकी पहली विशेषता है कि ये कठोर चट्टानी मार्ग से गुजरती हैं और इसमें बालू और गाद का अभाव होता है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि यह प्रायद्वीपीय नदी अधिकांश नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ज़्यादातर नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और मध्य दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं। ये पश्चिमी घाट से निकलकर ये मध्य भारत के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। और तीसरी विशेषता इसकी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तो महानदी, ये देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार है ये, और ये कावेरी है। ये सब नदियाँ पूर्व की तरफ बहते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। ये अपने जल को ले जाकर बंगाल की खाड़ी में मिला देती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिला देती हैं। और इसकी अगली विशेषता है ये नर्मदा ताप्ती। इधर देखिए ये नर्मदा है, ये ताप्ती, साबरमती, ये सब अपने जल को अरब सागर में गिरा देती हैं। अरब सागर में ये अपने जल को मिला देती हैं। और गोदावरी नदी की बात करें तो ये देखिए ये गोदावरी नदी है। ये गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय नदी है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। और इसकी अगली विशेषता की बात करें तो बड़ी संख्या में प्रायद्वीपीय नदियाँ छिछली होती हैं और इसका मार्ग छोटा होता है। अगली विशेषता की बात करें तो ये इसका मार्ग छोटा होता है, इसका मार्ग छोटा होता है और छिछला होता है। ये नदियाँ छिछली होती हैं। अगली विशेषता की बात करें तो बड़ी संख्या में प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। ये नदियाँ मौसमी होती हैं, मौसमी होती हैं। ये मौसम के अनुसार इसमें जल आता है, जल का प्रवाह मौसम के अनुसार होता है। यानी कि वर्षा के समय में ये प्रवाहित होती हैं, बाकी गर्मी के समय में ये नदियाँ सूख जाती हैं। और अधिकांशतः ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये नदियाँ जब बहती हैं तो समतल भागों में नहीं बहती हैं। ये नदियाँ समतल भागों में नहीं बहती हैं, जिससे इसमें से नहर नहीं निकाला जा सकता। इसमें से ये समतल भागों में न बहने के कारण इन प्रायद्वीपीय नदियों में से या तटीय नदियों में से नहरों का निर्माण करना असंभव हो जाता है।
और अगले पॉइंट की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं होती हैं और इसमें साल भर पानी नहीं रहता है। ये बारहमासी नहीं होती, ये मौसमी होती हैं। नेक्स्ट की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती हैं, अर्थात विसर्प भी नहीं बनाएंगे। जब टेढ़ी मेढ़ी ये नदियाँ नहीं बहेंगी, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती हैं, ये विसर्प भी नहीं बनाती हैं। जब टेढ़ी मेढ़ी जो नदियाँ बहती हैं वही विसर्प का निर्माण करती हैं, ये नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं। और इन नदियों में बल का अभाव होता है। बल के अभाव के कारण ये नदियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। इन नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है और ये नदियाँ छोटी छोटी होती हैं। तो ये थी कुछ कुछ विशेषता जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की है। प्रायद्वीपीय या कह सकते हैं तटीय नदी तंत्र की ये सब विशेषताएं हैं। विशेषताओं में एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। विशेषताओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो विशेषताओं में सबसे पहले ये ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी होती है। दूसरी विशेषता ये थी कि ये नदी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, अर्थात ये विसर्प नहीं बनाती हैं। और तीसरी विशेषता इसमें बल का अभाव होता है। ये बारहमासी नहीं होती हैं, ये मौसमी होती हैं, वर्षा के ऊपर निर्भर करती हैं। जब बारिश होता है तो इसमें पानी आ जाता है और जब बारिश नहीं होता है तो इसमें पानी नहीं आता है। और ये नदियाँ छोटी होती हैं, ये नदियाँ छोटी होती हैं और इसका मार्ग ये नदियाँ छिछली होती हैं और इसका मार्ग छोटा होता है। ये नदियाँ छिछली और मार्ग इसका छोटा होता है। कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जाकर अपने जल को मिला देती हैं, तो कुछ अरब सागर में जाकर अपने जल को मिला देती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी की बात किए थे, तो सबसे बड़ी नदी को हम लोग गोदावरी नदी को सबसे बड़ी नदी माने थे। सबसे बड़ी नदी जिसकी लंबाई कितनी थी, तो 1500 किलोमीटर था। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी के साथ साथ इसे दक्षिण में प्रायद्वीप में बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नदियों में ये कठोर चट्टानी तल के कारण सीधा रेखीय मार्ग बनाती हैं और इनके मार्ग में बालू या गाद का अभाव होता है। तो ये सब तो थी इसकी विशेषता। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले पश्चिमी घाट की कुछ नदियों को देखेंगे, फिर एक एक करके पूर्वी घाट की कुछ नदियों को देखेंगे और ये एक नदियों को एकदम ठीक ढंग से उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। जैसे पहले साबरमती को, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, नहीं फिर कौन, ये आपकी यहाँ गोदावरी दे दिया है। गोदावरी यहाँ की नदी नहीं, गोदावरी ये वाली नदी है। इस नदी के तंत्र में दे दिया है गोदावरी यहाँ की, इस तरफ की पश्चिमी घाट की नदी नहीं, पूर्वी घाट की, पूर्व की तरफ बहती हैं। और पश्चिमी घाट में हमको साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, इन सब नदियों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके पश्चिमी घाट की नदियों को देखेंगे, फिर पूर्वी घाट की नदियों को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी घाट की नदियों से। पश्चिमी घाट की नदियों में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये गुजरात है आपका, ये पश्चिमी घाट है। तो इसमें भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, इतनी नदियों को हम पश्चिमी घाट के अंतर्गत पढ़ेंगे। भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। तो शुरू करते हैं भादर से। ये नदी है भादर। इस नदी की बात करें तो ये देखिए गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। इसकी स्थिति देखिए, तो गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है, काठियावाड़ ज़िले में है। और ये सौराष्ट्र प्रायद्वीप में पड़ती है, प्रायद्वीपीय नदी है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप में पड़ती है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई, 261 मीटर की ऊंचाई पर राजकोट जिले के जसदान तालुका है, वहीं से इसका
उद्गम होता है। इसके उद्गम की बात करें तो ये समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई पर एक राजकोट जिले में जसदान तालुका है, वहीं से इसका उद्गम होता है। और यह सौराष्ट्र क्षेत्र में होकर बहती है, जैसा कि पहले ही बताया, सौराष्ट्र क्षेत्र में होकर बहती है। और सौराष्ट्र क्षेत्र में बहने के बाद ये अंत में कहाँ चली जाती हैं, तो नवी बंदर यानी कि पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म भी हुआ था। तो नवी बंदर यानी पोरबंदर के रास्ते अरब सागर में जाकर अपने जल को मिला देती हैं। यानी इसका मुहाना कहाँ है, तो इसके मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना है अरब सागर। ये अरब सागर में ले जाकर अपने जल को मिला देती हैं। तो और इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबी नदी है, ये भादर नदी की लंबाई की बात करें तो भादर नदी 198 किलोमीटर लंबी है। ये नदी की लंबाई 198 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सतरंजी नदी। ये तो थी भादर, अब हम लोग पढ़ते हैं सतरंजी नदी की बात करते हैं। तो सतरंजी की बात करें तो सतरंजी को भी देखिए, इसकी भी स्थिति गुजरात में है। गुजरात, ये भी गुजरात के पूर्व में बहने वाली नदी है। गुजरात में ये भी है, तो गुजरात के पूर्व में बहने वाली नदी है। और विशेष रूप से यह अमरबेली जिले में दलकहावा के पास गिरी जंगल की एक नदी है। ये कहाँ पर बहती है, तो ये अमरबेली जिले में, अमरबेली जिला है, अमरबेली जिले में एक जगह है दलकहावा, यही इसी के पास गिरी का जंगल है। गिरी का जंगल यही है गुजरात में, गुजरात के गिरी, जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। तो गिर के जंगल की एक प्रमुख नदी है, कौन सी, तो सतरंजी नदी है। और यह भी सौराष्ट्र क्षेत्र को प्रवाहित करती है और सौराष्ट्र की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये सबसे प्रमुख नदी, सौराष्ट्र की सबसे प्रमुख नदी तो भादर थी, दूसरी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो सतरंजी है। सतरंजी नदी दूसरी सौराष्ट्र की सबसे प्रमुख नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 277 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, सतरंजी नदी की लंबाई 277 किलोमीटर है। ये तो थी आपकी सतरंजी नदी। अब भादर और सतरंजी खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं साबरमती को। ये देखिए साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। ये देखिए साबरमती कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। और यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जब साबरमती दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाती है तो ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और इस नदी की यह नदी अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी है, यहीं पर अरावली श्रेणी है राजस्थान में। तो अरावली श्रेणी के दक्षिणी ढाल को प्रवाहित करते हुए आती है। अरावली श्रेणी के जो दक्षिणी ढाल होता है, दक्षिणी ढाल को अपवाहित करते हुए आती है। और साबरमती में सहायक नदियाँ इसके पूर्व में आकर मिलती हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ भी कुछ हैं जो इसके पूर्व में आकर मिलती हैं। और यह नदी उन सहायक नदियों को लेकर आगे बढ़ती है और खंभात की खाड़ी में जाने से पहले लगभग एक उत्तरी दक्षिणी मार्ग बनाती है। तत्पश्चात जाकर ये अरब सागर में अपने जल को मिला देती है। ये कहाँ जाकर अपने जल को मिला देती हैं, तो अरब सागर में जाकर अपने जल को मिला देती हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा माही नदी। साबरमती के बाद माही नदी। माही नदी से पहले, माही नदी पढ़ने से पहले हम लोग साबरमती की लंबाई देख लेते हैं। तो साबरमती नदी की लंबाई कितनी थी,
साबरमती नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबी नदी है साबरमती, तो 371 किलोमीटर लंबी नदी है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं माही नदी को। अब हम लोग पढ़ते हैं माही को। तो माही की बात करें तो यह माही नदी की बात करें तो यह तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत के। ये जो पश्चिमी घाट है ये तीसरे नंबर के, पहले दूसरे नंबर की नहीं, तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा ताप्ती के बाद यह गुजरात की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई में तो ये नर्मदा ताप्ती है, नर्मदा ताप्ती के बाद ये माही है तीसरे नंबर की। अब माही नदी के स्रोत की बात करें, उद्गम स्रोत कहाँ है इसका, तो मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में है। ये एमपी के विंध्य पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में है। और यह विंध्य पहाड़ियों में इसके उद्गम स्थल के साथ साथ ये किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम में, यानी ये किस तरफ बह रही है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर। एक जगह है आणंद और बसवाड़ा, जगह का नाम आणंद है और बसवाड़ा है। आणंद और बसवाड़ा, बसवाड़ा नहीं सॉरी बनासवाड़ा है, बसवाड़ा नहीं बनासवाड़ा, आणंद और बनासवाड़ा है। आणंद बनासवाड़ा जिला है और उसी जिले से होकर गुजरती है और अंत में ये अपना मुहाना, इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलता है। देखिए माही नदी का मुहाना भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलता है। ये भी नदी अपना जल कहाँ ले जाकर मिलाएंगी, तो अरब सागर में। ये नदी भी जाकर अरब सागर में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो यह नदी कितनी लंबी है, तो 583 किलोमीटर। ये नदी कितनी लंबी है, तो 583 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी, तो माही नदी। हम लोग माही नदी की बात कर रहे थे, तो माही नदी की लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा देखिए पश्चिमी घाट की नदी है। नर्मदा नदी पश्चिमी घाट की नदी है और इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो इसका उद्गम जो मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ियों में हम लोग मैकाल की पहाड़ी देखे थे। मैकाल की पहाड़ी के अंतर्गत अमरकंटक का पठार था, अमरकंटक का पठार, यहीं से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक के पठार से इसके उद्गम होता है, यहीं से ये नदी निकलती है। और यह नदी निकलने के पश्चात यहाँ से उत्तर पश्चिम की दिशा में जबलपुर के निकट पहुँच जाती है। जबलपुर कहाँ है, तो एमपी में जबलपुर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट पहुँच जाती है और वहाँ पर एक बहुत जटिल मार्ग से होकर गुजरती है। इस नदी को बहुत जटिल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। ये नदी जब वहाँ से आगे बढ़ती है तो इसको बहुत प्रभावशाली महाखड्ड से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े महाखड्ड से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यह वहीं पर एक जलप्रपात का निर्माण कर देती है। उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कर देती है वहीं पे। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। तो यहीं पर ये धुआंधार जलप्रपात बना देती है। अब धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए ये जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ती है। जब जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो पश्चिम की ओर बढ़ने के पश्चात इसको दो पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। इसको दो पहाड़ी मिलती है, दो पहाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। ऊपर तो ये विंध्य की पहाड़ी मिल जाती है इसको और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी, ऊपर विंध्य की पहाड़ी और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी। अब दोनों पहाड़ों के बीच से ये नदी बहती है। तो जब दोनों पहाड़ों के बीच से ये नदी बहती है तो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो यहाँ ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है। भ्रंश घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी करती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ताप्ती भी आपकी भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। अब देखिए यहीं पर आपकी
नर्मदा है, नर्मदा यहाँ से बिंद, यहाँ से सतपुड़ा, अब इसी के नीचे ताप्ती है, तो यहाँ से आपकी अजंता की पहाड़ी आ जाएगी, अजंता की पहाड़ी। ये सतपुड़ा है, ये अजंता है। अब नर्मदा ताप्ती के बीच में, नर्मदा के बीच में तो बिंद है और सतपुड़ा था, ताप्ती के बीच में यही सतपुड़ा और अजंता आ जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नर्मदा, तो नर्मदा किन दो पहाड़ों के बीच में है, तो विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जब ये बहते हुए आगे जाती है तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी से जब होकर जाती हैं तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है गाद और बालू का अभाव होगा, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बह रही है। तो यहाँ ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सबसे पहले तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एक्सचुरी बनाती है। तो ये सीधे अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है, ले जाकर अपने जल को सीधे अरब सागर में मिला देती हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिमी घाट की नदी है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर है। और ये 16 जिलों में बहती है। जिलों की बात करें तो ये कुल मिलाकर जहाँ से शुरू होती है लास्ट में अरब सागर पहुँचते पहुँचते ये 16 जिलों को प्रभावित करती है। मतलब 16 जिलों को इसके पानी से फ़ायदा पहुँचता है। और यहाँ पर ये 50 स्थानों पर इसका रिसर्च होता है, इसके जल का रिसर्च होता है। 50 स्थानों पर इसके जल की टेस्टिंग की जाती है और वहीं 16 ज़िलों में ये इसका बहाव होता है। और जब ये मैकाल की पहाड़ी से निकलती है तो मैकाल की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1057 मीटर मैकाल की पहाड़ी के ऊपर से निकलती है ये नदी। तो ये तो थी आपकी नर्मदा नदी। अब आगे देखते हैं, आगे आपकी है ताप्ती नदी। अब देख लेते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती की बात करें तो यह पश्चिम दिशा में बहती है, जिस दिशा में नर्मदा बहती है उसी दिशा में ताप्ती भी बहती है, यानी कि ये भी पश्चिम में बहती है। और यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में मुल्ताई से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला है, मध्य प्रदेश में बैतूल ज़िला है, वहीं के मुल्ताई से ये नदी निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 700 किलोमीटर लंबी है, यानी कि दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। और ये किसके समानांतर बहती है, किस पर्वत के समानांतर बहती है, ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से सतपुड़ा और अजंता के बीच ये निकल कहाँ से रही है, तो ये मुल्ताई से निकल रही है और मुल्ताई सतपुड़ा के निकट ही है। तो हम कह सकते हैं सतपुड़ा की श्रेणी से भी निकल सकती है। ये सतपुड़ा की श्रेणी के पास मुल्ताई है, वहीं से ये निकलती हैं। और किसके समानांतर बहती हैं, तो सतपुड़ा के पश्चिम की ओर बहती हैं। सतपुड़ा की किस तरफ बहेगी ये, तो सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम की तरफ बहती हैं। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम की दिशा में ये बहती हैं। और ये पश्चिम की दिशा में बहते हुए खंडवा, ये खंडवा, वहीं आपका है बुरहानपुर दर्रा, यहीं पर आपका बुरहानपुर दर्रा है, यहीं पर आपका एक दर्रा मिलेगा बुरहानपुर दर्रा। इसके निकट नर्मदा ताप्ती एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, यहीं इसी के निकट नर्मदा नदी एक दूसरे के करीब आ जाती है, खंडवा और बुरहानपुर में। इसके बाद करीब आने के बाद ये जलगांव के नीचे, यहीं पर जलगांव के नीचे यह नदी नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी से होकर बहने लगती है। जलगांव के निकट ये ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं, तो ये जलगांव के निकट ही, जलगांव में जब पहुंचती है तो इसके निकट ही ये जब नीचे की तरफ आती है तो ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहने लगती है। अब के भ्रंश घाटी से जब होकर बहेगी तो भ्रंश घाटी का मतलब ही है दो पहाड़ों के बीच में नदियाँ बहेंगी तभी भ्रंश घाटी का निर्माण होगा।
तो दो पहाड़ों के बीच में जब ये बहेगी, यानी भ्रंश घाटी से बह रही है तो दो पहाड़ों के मध्य बह रही है, तो वो दो पहाड़ कौन से हैं? तो नीचे आपका अजंता आ जाएगा, ऊपर आपका सतपुड़ा हो जाएगा। तो सतपुड़ा और अजंता के मध्य से जब बहेगी तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। तो भ्रंश घाटी से ये भी नदी आगे की तरफ बढ़ती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए ये उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दक्षिण में अजंता श्रेणी के बीच में बहती हैं। अब देखिए, उत्तर में आपका सतपुड़ा श्रेणी हो गया और दक्षिण में ये सतपुड़ा श्रेणी हो गया आपका सतपुड़ा श्रेणी, ये अजंता श्रेणी हो गया। तो दक्षिण में अजंता और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से आगे जब बढ़ती है तो इसका मार्ग एकदम संकुचित हो जाता है, मतलब एकदम पतला मार्ग हो जाता है, इसका पतला मार्ग हो जाता है। और इसकी अपवाह बेसिन की बात करें तो ये 66,900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपवाहित करती हैं, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। और ये नदी आगे सूरत शहर के बीच, यहीं पर स्थित सूरत शहर है, तो सूरत शहर में पहुंचती है। सूरत शहर के नीचे एक मुहाना बनाती है। ये देखिए, ये गुजरात के सूरत शहर के पास ही एक मुहाना बनाती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और मिलने के पश्चात इसका जल कहाँ चला जाता है? तो अरब सागर में। ये भी अपना जल कहाँ अपना मुहाना बनाती है? तो अरब सागर में। तो ये तो था आपका ताप्ती। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मांडवी। अब आगे मांडवी की बात कर लेते हैं। तो मांडवी नदी भी पश्चिमी घाट की नदी है। मांडवी नदी भी देखिए पश्चिमी घाट की नदी है। ये है मांडवी। अब मांडवी की बात करें तो इससे दो नामों से जाना जाता है। एक मंडोरी, इसको मंडोई नाम से भी जाना जाता है, मंडोई, और इसी का नाम महादाई भी है, इसी का नाम महादाई भी है। तो इसे दो नामों से पुकारा जाता है, एक तो मांडवी कहा ही जाता है, दूसरा मंडोई, तीसरा महादाई। इस नदी का 3 नाम है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 710 किलोमीटर लंबी नदी है, 710 किलोमीटर लंबी नदी है। और ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में बहती है। देखिए, ये मांडवी नदी, मांडवी, मंडोई या फिर महादाई नदी कह सकते हैं। तो ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 राज्यों में बहती है। और ये कर्नाटक में बहने वाले, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा में बहने वाली नदी है। और यह नदी पश्चिमी घाट के ढलानों से उत्पन्न होती है। ये नदी, अगर इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है? तो पश्चिमी घाट के ढलानों से निकल रही है और लगभग 81 किलोमीटर तक बहकर गोवा में जुआरी नदी से मिल जाती है। अब देखिए, यहीं पर जुआरी नदी आपकी है, तो ये 81 किलोमीटर तक बहेगी। बहने के पश्चात ये मांडवी जाकर आगे जुआरी नदी से मिल जाती हैं। जुआरी नदी से इसका संगम हो जाता है और फिर ये संयुक्त नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। जुआरी नदी के साथ जब मांडवी नदी का मिलन होता है तो दोनों जाकर अरब सागर में अपने जल को मिला देती हैं, अरब सागर में अपने जल को मिला देते हैं। और इसके जल वितरण की बात करें तो इसके जल वितरण पर विवाद भी होता रहता है। विवाद किसके किसके बीच होता है? तो कर्नाटक और गोवा के बीच। इसके जल का वितरण गोवा और कर्नाटक के बीच जल का विवाद का विषय बना रहता है। मतलब कर्नाटक वाले कहते हैं कि हम इसके जल का उपयोग करेंगे और गोवा वाले कहते हैं हम इसके जल का उपयोग करेंगे। ये तो था आपका मांडवी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं जुआरी नदी। अब आगे आपका है जवारी या जुआरी नदी। तो जुआरी नदी की बात करें तो ये भारत के गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये गोवा राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और यह एक ज्वारीय नदी है, यह एक ज्वारी नदी है। ज्वारी नदी, जवारी नदी या ज्वारी नदी, इसे ज्वारी नदी भी कहते हैं। यह एक ज्वारी नदी है। इसके उद्गम की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में स्थित हेमंद बारसम में इसका उद्गम स्थल है। हेमंद बारसम में इसका उद्गम है।
और जुआरी नदी आंतरिक क्षेत्र में अघनासिनी नाम से जानी जाती है। ये आंतरिक क्षेत्र में किस नाम से जानी जाएगी तो अघनासिनी, अघनासिनी नाम से ये नदी जानी जाती है। तो ये आंतरिक क्षेत्रों में अघनासिनी नदी के नाम से जानी जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 92 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 92 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अन्य नदियाँ और नहरों से जुड़ी हुई है। अन्य नदियों और नहरों से भी जुड़ी हुई है, जैसे मांडवी नदी 62 किलोमीटर, मांडवी नदी इसमें आकर मिलती है 62 किलोमीटर। और वहीं पर कम्ब जुर्रा नहर है जो 15 किलोमीटर आकर इससे मिलती है। कम्ब जुर्रा नहर 15 किलोमीटर आकर इससे मिलती है। तो ये है आपकी मांडवी नदी। अब आगे हम लोग जुआरी नदी। ये जुआरी नदी हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं शरावती। शरावती नदी की बात करें, अब देखिए इसके नीचे है आपकी शरावती नदी। तो शरावती नदी की बात करें तो ये भी पश्चिमी घाट की नदी है। शरावती नदी पश्चिमी घाट की नदी है। इसकी लंबाई की बात करें, ज्वारी नदी को मिटा देते हैं, शरावती पढ़ रहे हैं तो शरावती पर ही इंगित करते हैं। तो पश्चिमी घाट की नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 128 किलोमीटर लंबी नदी है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। ये देखिए कर्नाटक के कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकल रही है। शिमोगा जिले से निकलती है। शिमोगा जिले से निकलने के बाद ये भी एक जलप्रपात बनाती है। तो इस पर कौन सा जलप्रपात बनता है तो गारसोप्पा जलप्रपात बनता है। गारसोप्पा जलप्रपात बनाती है ये, गारसोप्पा जलप्रपात उत्पन्न करती है। और यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात है, बहुत भव्य जलप्रपात है। यहाँ पर्यटक भी जाते हैं। जो जोग जलप्रपात, जो यहीं पर जो जोग जलप्रपात 253 मीटर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को गारसोप्पा जोग जलप्रपात कहते हैं, जो 253 मीटर के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 253 मीटर है। और इसका नाम गारसोप्पा जोग जलप्रपात है। और पश्चिमी घाट के अखंड जल विभाजक में एकमात्र दर्रा 13 किलोमीटर का एकमात्र दर्रा है, जो चौड़ी पालकड क्या नाम है तो पालकड, जो एक चौड़ी पालकड दर्रा है। ये दर्रा कितना लंबा है तो 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर एकमात्र दर्रा है जो चौड़ी पालकड दर्रा है, जिसे पालघाट भी कहते हैं। इसी को पालकड दर्रे को पालघाट दर्रा भी कहते हैं, पालघाट दर्रा भी कहते हैं। और पेन्नारी नदी जो इस दर्रे से होकर पश्चिम की दिशा में बहती है। पेन्नारी नदी की बात करें तो पालघाट दर्रे से होकर ये नदी किस दिशा में बहती है तो पश्चिम दिशा में। जब ये नदी होकर बहती है तो एक अनुपयुक्त नदी प्रतीत होती है। ये जब पेन्नार नदी इस पालघाट दर्रे से होकर बहती है तो ये अनुपयुक्त नदी प्रतीत होती है, यानी कि इस नदी का अस्तित्व है, ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म हो गया है। लेकिन पेन्नार नदी आगे बढ़कर जब इस घाट से निकलती है तब समझ में आती है कि हाँ आगे नदी है, तो अनुपयुक्त नदी प्रतीत होती है। अब ये तो था आपका शरावती नदी। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है गंगा बेली। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा बेली के बारे में। तो गंगा बेली की बात करें तो ये भी आपके पश्चिमी घाट की नदी है। और गंगा बेली नदी कर्नाटक के राज्य में पश्चिमी घाट से बहने वाली नदी। उद्गम स्थल इसका धारवाड़, यही कर्नाटक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक सालमाला नदी के नाम से इसकी शुरुआत होती है। यहीं पर धारवाड़ जिले में पश्चिमी घाट से इसका निर्माण होता है, उद्गम होता है। और वहाँ इसे सालमाला नदी कहा जाता है।
इसका नाम शुरू से ही गंगा वैली नहीं, यहाँ शुरू में इसका नाम सालवेली है। उसके बाद ये पश्चिमी दिशा में बहती है। बहने के बाद ये कलघटकी पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? तो ये कलघटकी पहुँचती है जो कर्नाटक में स्थित है। कलघटकी के समीप यह बेड़ती नदी से संगम करती है। यहीं पर एक नदी मिलेगी, बेड़ती नदी। तो बेड़ती नदी से संगम करने के पश्चात ये बन जाती है गंगा वैली। ये कलघटकी पहुँचेगी, कलघटकी में ये बेड़ती नदी से संगम करेगी। संगम करने के पश्चात ये बन जाती है गंगा वैली। इसकी लंबाई की बात करें तो 152 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 152 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके मुहाने की बात करें तो अरब सागर। ये अपना जल कहाँ गिराती है, मतलब अपना जल कहाँ ले जाकर मिला देती है? तो अरब सागर में। ये तो था आपका गंगा वैली। अब आ गया आपका पेरियार नदी। तो आगे आपका है पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात करें तो ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी के साथ साथ ये सबसे बड़ी नदी। तो केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है कौन सी? तो पेरियार नदी। और ये इसी पेरियार नदी पर एक बांध भी बनाया गया है। बांध का नाम है इडुक्की बांध। बांध का नाम क्या है? तो बांध का नाम है इडुक्की बांध। और यही केरल राज्य के कई मुख्य शहर हैं जो पेरियार नदी के जल से, मतलब इसके पेरियार नदी के जल को यूज करते हैं, अपने काम में लाते हैं। तो कई बड़े शहर हैं, मुख्य शहर हैं जो केरल में हैं, जो इस नदी से जल प्राप्त करते हैं। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 244 किलोमीटर लंबी है। ये नदी पेरियार नदी 244 किलोमीटर लंबी है। और इसे एक लोकप्रिय रूप में भी जाना जाता है, लोकप्रिय नदी के रूप में जाना जाता है। और इसको केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पेरियार नदी जीवन रेखा भी इसी नदी को कहा जाता है। और इसके उद्गम की एग्जैक्ट बात करें तो ये पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। शिवगिरी पर इसका उद्गम है। और अंत कहाँ होता है? तो इसका अंत होता है कोडुंगलूर झील है एक, जो केरल में है। यहीं जाकर ये नदी मिल जाती है, इसी झील में अपने जल को मिला देती है। और यह नदी 2 राज्यों से होकर बहती है। राज्य का नाम पेरियार नदी 2 राज्यों से होकर बहती है, केरल और तमिलनाडु। केरल प्लस तमिलनाडु। तो इस तरह ये तो था आपका पेरियार नदी। और अब देख लेते हैं भरतपुजा नदी। आगे देख लेते हैं भरतपुजा नदी। तो भरतपुजा नदी की बात करें तो इसे नीला नदी या पेन्नारी नदी भी कहा जाता है। भरतपुजा को नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नील नदी नहीं, नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, अन्नामलाई पहाड़ी। और यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पेरियार पहली थी और ये दूसरी सबसे लंबी नदी कहाँ की है? तो केरल की। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ इसकी लंबाई की बात करें तो 209 किलोमीटर ये लंबी है। 209 किलोमीटर लंबी है। अन्नामलाई पहाड़ी पर की ऊंचाई की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंचाई कितनी थी? 2461 मीटर ऊंचा है। और ये पलक्कड़ गैप से होकर बहती है, जो पश्चिमी घाट के केरल हिस्से में सबसे बड़ा ओपनिंग है। और इसके मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना कहाँ है? लक्षद्वीप सागर। यहीं पर लक्षद्वीप है, तो इसका मुहाना होगा, यानी ये अपने जल को कहाँ ले जाकर मिला रही है? तो लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर में जाकर ये वहीं पर
जिला है केरल का, तो पेन्नारी में ले जाकर लक्षद्वीप सागर के पास अपने जल को मिला दे रही है। और इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में है थूथा पूझा इसकी सहायक नदी है, जो बाएं से आकर मिल रही है, इसमें बाएं से आकर मिलती है। और गायत्री पूझा, इसका गायत्री पूझा। और अगला है कलपति पूझा, इसकी सहायक नदी कलपति पूझा। जिसमें पूझा लगा है तो समझ लीजिए वो पेरियार नदी और भरत पूझा नदी की सहायक नदी। तो कलपति पूझा। और आगे एक नदी और है कन्नादि पूझा तिरूर नदी, कन्नादि पूझा और तिरूर नदी, ये इसकी सहायक नदी है। और इस नदी की एक विशेषता और बताएं तो यह एक अंतर्राज्यीय नदी है, मतलब दो राज्यों के बीच में ही बहती है और 4 प्रशासनिक जिलों को प्रभावित करती है। ये 4 प्रशासनिक जिलों को प्रभावित करती हैं। वो 4 प्रशासनिक जिले कौन कौन से हैं? तो मलप्पुरम, पहला क्या है? मलप्पुरम है, दूसरा है पलक्कड़, मलप्पुरम, पलक्कड़। ये 2 जिले आपके कहाँ के हैं? तो ये 2 जिले केरल के हैं, ये 2 जिले केरल के हैं। और 2 जिले आपके हो जाएंगे तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के कौन कौन से जिले हैं? ये है कोयम्बटूर या पलक्कड़ जिला है, पलक्कड़, त्रिशूर, ये है पलक्कड़, त्रिशूर और तिरुपुर। तो ये 2 जिले कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के, तिरुपुर और पलक्कड़, त्रिशूर, ये 2 जिले तमिलनाडु के हैं। और इन 4 जिलों में रहने वाली जितनी भी आबादी है वो किसका जल यूज करती हैं? तो भरत पूझा का। ये तो था भरत पूझा। और भरत पूझा को यहाँ यानी कि तमिलनाडु और केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भरत पूझा को केरल और तमिलनाडु की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये उपजाऊ, जहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो ये जाहिर सी बात है वहाँ की भूमि उपजाऊ होंगी। और इसे आर्द्र भूमि, मतलब एक आर्द्र भूमि में लिया गया है। त्रिशूर पेन्नारी कोले यहीं की आर्द्र भूमि है। इस नदी पर एक आर्द्र भूमि भी है जिसका नाम है त्रिशूर पेन्नारी कोले, इसी तट पर स्थित है। ये तो था आपका पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी नहीं, नदियाँ, पश्चिमी घाट की नदियाँ। अब आगे हम लोग देखते हैं ये पूर्वी घाट की नदियाँ। ये तो था आपका पश्चिमी घाट की नदी, जो ले जाकर अपने जल को कहाँ मिला रही थी। इन सब का मुहाना कहाँ था? तो ज़्यादातर अरब सागर में, इनका मुहाना अरब सागर में। अब जो पूर्वी घाट की नदियाँ हैं इनका मुहाना कहाँ होगा? ये बंगाल की खाड़ी में ले जाकर अपने जल को मिलाएंगी, तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी होगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। अब हम पूर्वी घाट की नदियों को देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की नदियों को। पूर्वी घाट की नदियों की बात करें तो पूर्वी घाट में हमको पढ़ना है हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैंगई और ताम्रपर्णी। तो इन सब नदियों को पढ़ना है। पूर्वी घाट की नदियाँ ये सब हैं और इन सब नदियों के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पश्चिमी घाट वाली तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी घाट की नदियों को। तो पूर्वी घाट की नदियों में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है हुगली।
हुगली की सहायक दामोदर। तो हुगली और दामोदर, हुगली की बात करें तो ये गंगा की वितरिका है। ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में आ रही थी तो पश्चिम बंगाल में ही ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो चला जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, जिसे वहाँ पद्मा नाम से जानते हैं, और ये चला आता है पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद से अलग होकर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो एक पश्चिम बंगाल में आती है, इसी का नाम हुगली हो जाता है। तो हुगली गंगा की वितरिका हम कह सकते हैं, ये गंगा की वितरिका है। और हुगली को एक नाम से और जाना जाता है, क्योंकि गंगा नदी को भी एक और गंगा नदी का नाम भागीरथी था। भागीरथी, तो हुगली गंगा की वितरिका है, तो गंगा की वितरिका होने के नाते इसको भागीरथी हुगली कहा जाता है। भागीरथी हुगली, इसको भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। और यह पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी से अलग हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में गंगा नदी से अलग हो जाती है। और इस नदी की बात करें तो इसको बंगाल में बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, इसी तरह से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक हुगली नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक हुगली नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह जब भी ये नदी पश्चिम बंगाल में आती है तो ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ लेकर आती है। ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ लाती है, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुगली। दामोदर को भी कहा जाता है, हुगली को भी कहा जाता है। हुगली को भी कहा जाता है, तो यह तो था हुगली। अब हुगली की अगर लंबाई की बात करें तो हुगली की लंबाई है 260 किलोमीटर। जो 260 किलोमीटर ये लंबा है। और ये अपना जल कहाँ, मतलब इसका मुहाना कहाँ है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में ये जा रहा है इसका जल, या फिर अरब सागर में? तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, यानी इसका जल बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। और हुगली नदी पर ही एक कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह इसी नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी सबसे पहले तो दामोदर है। दामोदर के बाद रूपनारायण, रूपनारायण है, उसके बाद कसई है। रूपनारायण, कसई, ये सब यात्रा के आखिरी पड़ाव में हुगली नदी से जाकर मिलती हैं। जब हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली होती है, तभी रूपनारायण, कसई, ये सब नदियाँ जाकर दामोदर, ये सब हुगली में मिल जाती हैं। और सभी नदियों को ले जाकर हुगली बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। और यहाँ ये बाढ़ बहुत तेज लाती है, तो इसको हम कह सकते हैं विश्वासघाती नदी भी कह सकते हैं। और तो और यह विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदियों में से एक है। विश्व में सबसे अधिक विश्वासघाती नदियों में से एक है ये हुगली नदी। ये तो है हुगली नदी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसी के बगल में है दामोदर नदी। ये तो था हुगली नदी। अब हम लोग देख लेते हैं दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी देखिए हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी होने के साथ साथ इस नदी की बात करें तो ये देश की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। दामोदर नदी देश की यानी भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी बन चुकी है।
सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है? तो ये दामोदर नदी है। और एक शोध में यह भी पता चला है कि इस नदी का पानी, दामोदर नदी में जो पानी है, इस नदी का पानी अन्य जो नदियां हैं उस नदी के पानी से कुछ ज़्यादा ही प्रदूषित है, और अपेक्षाकृत इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि अगर बात करें अन्य नदियों की, तो अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दामोदर नदी के जल में केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रदूषित नदी देश की प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। अब आगे देखते हैं, और ये हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी होने के कारण ये हुगली में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को मिला देती है। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका स्वर्ण रेखा। अब अगर स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है और इसकी लंबाई क्या है? तो ये इसका पहले उद्गम देख लेते हैं, कहाँ से ये निकलती है। जाती तो है बंगाल की खाड़ी में, और निकलती कहाँ है, कहाँ से है? तो निकलती है ये रांची के दक्षिण पश्चिम से। रांची यानी झारखंड के राजधानी रांची के दक्षिण पश्चिम दिशा से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। 474 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जहाँ से निकलती है वहाँ इसके अनेक जलप्रपात हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे झरने अनेक जलप्रपात बनाती है। और पूर्वी दिशा में बहते हुए ये जमशेदपुर जाती है। जमशेदपुर से होकर, ये देखिए स्वर्ण नदी जमशेदपुर से ये नदी आगे जाती है। जमशेदपुर से होकर ये गुजरती है तो ये बालासोर के निकट, अब जमशेदपुर से आगे बढ़ी तो ये बालासोर पहुंची। बालासोर के निकट ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये जमशेदपुर से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये बालासोर पड़ेगा, बालासोर के निकट ही ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसके अपवाह बेसिन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इसका अपवाह बेसिन है? तो इसका अपवाह बेसिन सबसे पहले तो झारखंड में होगा, झारखंड, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल राज्य में इसका जो अफवाह बेसिन है वो इन्हीं 3 राज्यों में पड़ता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये तो था स्वर्ण रेखा नदी। इसकी लंबाई बता दिए 474 किलोमीटर। 474 किलोमीटर ये नदी लंबी है। अब आगे बात करें तो आगे है बैतरणी नदी। आगे की नदी है बैतरणी नदी। ये देखिए, बैतरणी की बात करें तो ये भी पूर्वी घाट की नदी है। और ये देखिए उड़ीसा में इसका उद्गम स्थल इसका उड़ीसा में क्योंझर झील है। उड़ीसा में क्योंझर जिला है, सॉरी झील नहीं, क्योंझर जिला है। क्योंझर जिला जिसके पास गुप्त गंगा पहाड़ी है। तो गुप्त गंगा पहाड़ियों में गोनासिका है, एक जगह है गोनासिका, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। गोनासिका की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 900 मीटर ऊंचा है। गुप्त गंगा का जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर गोनासिका है। गोनासिका की ऊंचाई की बात करें तो 900 है। और इसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दान रूपी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बैतरणी को अगर पौराणिक कथा के अनुसार बात करें तो इसे दान रूपी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बैतरणी नदी की लंबाई की बात करें तो ये 360 किलोमीटर लंबी है। 360 किलोमीटर लंबी है। ये पौराणिक कथा के अनुसार दान रूपी नदी है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, यदि अगर कोई व्यक्ति दान देता है
तो मरने के बाद इस बैतरणी नदी को तैरकर नाव के द्वारा उसको इस बैतरणी नदी को पार कराया जाएगा। यदि जो दान नहीं देता है तो उसे, यदि जो दान पुण्य नहीं करता है उसे इस नदी को यम यानी यमराज के दूतों के द्वारा इस नदी को पार कराने का तरीका, यमराज के जो यमराज के दूत हैं, यमराज के दूत नाक में रस्सी डालकर उसको ऊपर वायु मार्ग से इस नदी को पार कराएंगे। मतलब ऊपर कोई व्यक्ति रहेगा, उसके नाक में रस्सी फंसाकर उसको लटकाकर इस नदी को पार कराया जाएगा, और जो पुण्य किया रहेगा उसको ये बैतरणी नदी नाव पे बैठाकर पार किया जाएगा। तो यही है बैतरणी नदी की कहानी। बहुत कुछ खास नहीं है, ये ज़्यादातर पौराणिक कथाओं में बैतरणी नदी मिलेगी। और ये निकलती कहाँ से है, तो उद्गम स्थल इसका उड़ीसा का केओझर जिला है। केओझर जिला का गुप्त गंगा पहाड़ी है। गुप्त गंगा पहाड़ी का गुप्त गंगा पहाड़ी के गोनासिका से ये लगभग 900 मीटर ऊंचाई से नीचे आती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 360 किलोमीटर लंबी है, और ये उड़ीसा राज्य में बहती है, और ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर मिला देती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका है ब्राह्मणी नदी। आगे देखिए ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये भी पूर्वी घाट की नदी है। पूर्वी घाट की नदी होने के कारण इसका भी जल कहाँ जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ये भी अपना जल कहाँ गिराएगी, यानी अपना मुहाना कहाँ बनाएगी, तो बंगाल की खाड़ी में। और ब्राह्मणी नदी की लंबाई की अगर यदि बात करें तो ये कितनी लंबी है, 799 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 799 किलोमीटर है। और यह नदी कोयल तथा शंख नदी से संगम करती है। इधर से कोयल नदी आती है, इधर से शंख नदी आती है। दोनों के संगम से यह नदी, ये ब्राह्मणी नदी बनती है। इधर से कोयल, इधर से आपकी शंख नदी, दोनों का जब संगम होता है तो ये नदी क्या कहलाती है, ब्राह्मणी नदी। इसके दोनों के संगम से बनती है यह नदी। और यह नदी राउरकेला में जाकर मिलती है, जहाँ इसका संगम होता है उसका नाम राउरकेला। कहाँ जाकर मिलती है, तो ये राउरकेला में जाकर मिल जाती है। और जो गड़जात की पहाड़ी है, यहीं पे गड़जात की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग को अपवाहित करती है ये नदी। यहीं पर आपको मिला था जो गढ़ जात की पहाड़ी है, यहीं पर मिला था। तो ये इसका जो पश्चिमी भाग है उसी को अपवाहित करती है, गड़जात की पहाड़ी के पश्चिमी भाग को अपवाहित करती है। और यह नदी बुनाई कहाँ कहाँ जाती है, तो बुनाई, तलचर और बालासोर इतने जिलों से होकर बहती है। और बहने के बाद जाकर ये बंगाल की खाड़ी में पारादीप बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी के पास ही पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में। तो यहीं पारादीप बंदरगाह के ऊपर जाकर ये किसमें मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपने जल को मिला देती है। यानी इसका मुहाने की बात करें तो मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। आगे देखते हैं, आगे है हमारी महानदी। आगे हम देखेंगे महानदी। तो महानदी की बात करें तो महानदी की सबसे पहले लंबाई देखें तो ये 900 किलोमीटर लंबी है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में एक बेसिन से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में एक बेसिन है, वहाँ से निकलती है। और इसकी राजधानी रायपुर है, तो और रायपुर के पूर्वी और पश्चिमी भाग को अपवाहित करते हुए जाती है। यानी कि ये
बात करें तो ये अगर महानदी इधर से निकलने के बाद ये जब छत्तीसगढ़ बेसिन से निकली तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी जिलों को अपवाहित करते हुए आगे जाती है। और अपने शुरुआती चरण में ही यह नदी देखिए उत्तर से पूर्व की ओर बहना प्रारंभ कर देती। शुरुआती दौर से ही ये शुरुआती में ही देखिए ये नदी इधर उत्तर से पूर्व की ओर बहना शुरू कर दी है। ये नदी देखिए टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये नदी शुरुआती चरण में ही यह नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है। और दोनों तटों पर अनेक नदियाँ मतलब आकर इसे संगम करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिवनाथ तथा संदूर के मिलने से ही ये महानदी बनी है। शिवनाथ संदूर जब मिलता है तो उसके बाद 200 से 700 मीटर की ऊंचाई पे मध्य संयुक्त रूप से जल का निकासन पूर्व की ओर एक महाखड्ड गार्ज से होता है। जब ये दो नदियाँ मिलती हैं तो 200 से 700 मीटर की ऊंचाई के मध्य संयुक्त रूप से दोनों का जल जब संयुक्त रूप से जल निकास होता है पूर्व की तरफ, जब इधर दोनों का जल निकास होता है, दोनों नदियों का जल जब मिलता है इधर जल निकास होता है तो एक पूर्व में ही एक महाखड्ड मतलब गार्ज के द्वारा होता है, महाखड्ड के द्वारा होता है। यहीं पर जल को अवरुद्ध करके हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है, यहीं जल को अवरुद्ध कर लिया गया है। तो ये था आपका महानदी। अब महानदी के बाद बात करें तो आपको मिलेगी गोदावरी नदी, सबसे लंबी नदी, पूर्वी घाट की सबसे लंबी नदी, या फिर कह दें प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी। सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो कम से कम ये 1500 किलोमीटर लंबी है। अगर एग्जैक्ट लगभग 1500 किलोमीटर है, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। ये लगभग 1500 किलोमीटर है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा। और इसका यही उपनाम है बूढ़ी गंगा। और यह पश्चिमी घाट के नासिक के नीचे एक झरना है। देखिए ये महाराष्ट्र है, यहीं पर नासिक है, नासिक के नीचे एक झरना है, झरने से ही यह नदी निकलती है, उसी झरने से यह नदी निकलती है। और निकलने के बाद तो नासिक के नीचे एक झरना है, झरने अगर बात करें तो वो जगह कौन सी है तो त्र्यंबकम पहाड़ी है, त्र्यंबकम पहाड़ी। तो ये त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, बस्तर पठार यानी छत्तीसगढ़ में है बस्तर पठार, बस्तर के पठार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्र को, इन सब क्षेत्रों को अपवाहित करते हुए आगे बढ़ती है। किसको अपवाहित करती है तो ये अब इधर पूर्व की तरफ बहेगी तो किसको सबसे पहले अपवाहित करेगी? दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के बाद ये बस्तर के पठार तक जाएगी, बस्तर के पठार उसको अपवाहित करेगी। बस्तर के पठार से आगे बढ़ेगी तो ये छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद ये आगे बढ़ेगी तो तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को अपवाहित करते हुए ये आगे बढ़ती है। तो इसकी अनेक सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। अब इसकी अनेक सहायक नदियों में विशेषकर बाएं तट से इसकी ज़्यादातर नदियाँ इसकी बाएं तट से आती हैं। तो बाएं तट में इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा है, मनेर है, यहीं पर पेन गंगा है, यहीं पर
पेनगंगा है, प्राणहिता है। प्राणहिता 2 नदियों से बनी है। प्राणहिता भी 2 नदियों की संयुक्त धारा से बनी है। ये एक तो वेनगंगा और दूसरा वर्धा। वेनगंगा और वर्धा की सहायक और दोनों की संयुक्त धारा प्राणहिता कहलाती है। और इंद्रावती है, इंद्रावती, और ताल है और सबरी है। ये सब कुछ नदियाँ इसके पूर्व से आकर मिलती हैं, यानी बाएं तट से, और कुछ दाएं तट से आकर मिलती हैं। तो ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और इसी में मंजरा भी है। तो ये तो था आपका गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियों में पेनगंगा, प्राणहिता, मनेर, पूर्णा, इंद्रावती और ताल, सबरी, ये सब दाहिने और बाएं से आकर मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और लास्ट में इसमें आकर मंजरा नदी मिल जाती है। और इन सब सहायक नदियों को लेकर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये गोदावरी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने के पश्चात ये बंगाल की खाड़ी में ले जाकर अपने जल को मिला देती है। इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ले जाकर अपने जल को विसर्जित कर देती है, यानी मिला देती है बंगाल की खाड़ी में। अब आगे देखते हैं, तो आगे है कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद कृष्णा है। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? ये है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और उद्गम स्थल की बात करें तो ये देखिए यहाँ से निकल रही है, यहाँ आपका महाबलेश्वर है, पहाड़ी है महाबलेश्वर। तो ये इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियों से है, के निकट है। और अनेक छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं, यानी इसकी सहायक नदियाँ बन रही हैं। जैसे कोयना नदी इसमें आकर मिलती है, घाटप्रभा, ये सब नदियाँ आकर इसमें मिल रही हैं कृष्णा में। और उत्तर से इसमें आकर भीमा नदी मिल रही है। उत्तर से भीमा नदी, भीमा के बाद इसी नदी में दक्षिण से तुंगभद्रा नदी आकर मिल रही है। तुंगभद्रा नदी मिल रही है। ये सब इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसके मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना किधर है? ये अपना जल कहाँ ले जाकर मिला दे रही है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसके मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी देखिए, पेन्नार नदी के नीचे कावेरी नदी की बात करें तो ये इस नदी को दक्षिण में दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से उत्तरी भारत के लोग उत्तर की गंगा को पवित्र मानते हैं, एक पवित्र नदी के रूप में उसको पूजते हैं, उसी तरह से दक्षिण में कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसको वहाँ की पवित्र नदी के रूप में इसको पूजा जाता है। इसको एक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। ये कावेरी को एक पवित्र नदी के रूप में इसकी पूजा होती है। और यहीं पर देखिए, गोदावरी को हम लोग पढ़े थे तो वृद्ध गंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा के रूप में पढ़े थे। तो वृद्ध गंगा, गोदावरी, दक्षिण गंगा, कावेरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण गंगा मतलब कावेरी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये कर्नाटक का एक जिला है कोगाड़ू जिला। कर्नाटक का एक जिला कोगाड़ू है। कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और इसका उद्गम यही ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और इसकी लंबाई की बात करें, कावेरी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। 805 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। कावेरी नदी की लंबाई के अलावा इसका अगर स्पष्टीकरण करें
तो स्पष्टीकरण इसका किया है ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में इसका स्पष्टीकरण किया गया है कि ये नदी मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में, ये नदी कहाँ से निकलती है, मतलब इस नदी की विशेषता क्या है, तो यह नदी मैसूर जो पठार है, मैसूर पठार का दक्षिणी भाग से एक पथरीली पर्वतीय नदी के रूप में निकलती है, पथरीली पर्वतीय नदी के रूप में निकलती है। और अनेक क्षिप्तिकाओं, ये क्या करती हैं, अनेक क्षिप्तिकाओं के माध्यम से क्षिप्तिकाओं के माध्यम से मतलब क्षिप्तिका का निर्माण करती हैं। उसके पश्चात ये प्रपातों का निर्माण करती हैं और जलाशयों का निर्माण करती है, जलप्रपातों का निर्माण करती है, यानी झरनों का निर्माण करती हुई ये आगे बढ़ती है। और इसके अफवाह बेसिन की बात करें तो इसका अफवाह बेसिन कब मतलब अपने चरम सीमा पर रहता है, यानी कब इस नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये शीतकालीन मानसून के दौरान, ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान, और जो पश्चिमगमन मानसून होता है इसके दौरान, इसमें वर्षा प्राप्त करती है यह नदी। इन्हीं मानसूनों के दौरान यह नदी वर्षा प्राप्त करती है, जिससे इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। और मैसूर से 20 किलोमीटर ऊपर, मैसूर से ही 20 किलोमीटर इस पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है कृष्णा सागर बांध। उस बांध का नाम क्या है, तो मेट्टूर बांध है। उस बांध का नाम है मेट्टूर बांध है। उसी के सपोर्ट में एक जलाशय बनाया गया है। बांध के सपोर्ट में, मेट्टूर बांध के सपोर्ट में एक जलाशय है। जलाशय का नाम कृष्णा सागर जलाशय है। जलाशय का नाम कृष्णा सागर जलाशय है। और यहीं पर श्रीरंगपट्टम तथा शिवसमुद्रम द्वीप से होकर यह गुजरती है। यहीं से श्रीरंगपट्टम और शिवसमुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है, जो कि शिवसमुद्रम के चारों ओर यह नहरें क्षिप्तिकाओं के जैसे अनुक्रमण का निर्माण करती है। नहरों के जैसे क्षिप्तिकाओं के एक अनुक्रम का निर्माण करती है, मतलब नहरों की क्षिप्तिकाओं के अनुक्रम का निर्माण करती है। निर्माण करने के पश्चात जिन्हें यह उपयोग करके वहाँ के लोग यानी सरकार उपयोग करके इसके जल को जल बिजली संयंत्र के विकास में काम में लाती है। जल बिजली संयंत्र का विकास कब हुआ था, तो ये 1902 में बनाया गया था। तो ये सरकार मतलब यहाँ की सरकार इसके जल का उपयोग जल बिजली संयंत्र के रूप में भी करती है। जल बिजली संयंत्र के रूप में 1902 से करती है। ये है आपकी कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के बाद कावेरी नदी की लंबाई, तो कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर। ये नदी कितनी लंबी है, तो 805 किलोमीटर है। इस नदी के मुहाने की बात करें, कावेरी नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इस नदी का मुहाना किधर है, तो बंगाल की खाड़ी है। मतलब ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में ले जाकर मिला देती है। अब आगे बात करें तो आगे है वैगई नदी। आगे है कौन सी नदी, तो वैगई नदी। वैगई नदी की बात करें, अगर वैगई नदी की बात करें तो ये देखिए, ये भी पूर्वी घाट की नदी है। और ये तमिलनाडु के मदुरै में एक वरुणानाडु पहाड़ी है। कहाँ से निकलती है, मदुरै के वरुणानाडु पहाड़ी से ये अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, यानी यहीं से निकलती है
और इसकी लंबाई की बात करें तो 258 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी कुछ अन्य सहायक नदी हैं। अन्य सहायक नदियों में बिल्लार है, बेगई की अन्य सहायक नदियों में बिल्लार है, वशिष्ठ है और श्वेता है। बिल्लार, वशिष्ठ और श्वेता नदी तमिलनाडु में इस नदी से आकर मिल जाती हैं। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो यह नदी 258 किलोमीटर लंबी है। अब देखते हैं एक नदी और बचा, ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी की बात करें तो ये देखिए दक्षिण भारत की सबसे लास्ट में है, सबसे अंतिम नदी है। तो ताम्रपर्णी की बात करें तो सबसे पहली विशेषता इसकी है, यह 12मासी होती है। इस नदी में जल 12 मास रहता है, मतलब वर्ष भर रहता है। 12मासी नदी है। और यह पश्चिमी घाट की जो पालनी पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ी से निकलती है। उसी के ढाल को मतलब उसी पालनी के घाट, जब पालनी की पहाड़ी से निकलेगी तो ये पालनी की पहाड़ियों के ढाल से होते हुए मदुरै में आती है। तमिलनाडु के मदुरै जिले को अपवाहित करती है। यह मदुरै जिले से गुजरती है। और ये देखिए दक्षिण भारत की सबसे अंतिम नदी ताम्रपर्णी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 128 किलोमीटर। इसकी लंबाई 128 किलोमीटर। ताम्रपर्णी नदी की लंबाई 128 किलोमीटर। अब देख लेते हैं एक नदी और इम्पोर्टेंट है, अमरावती। अमरावती नदी जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती की बात करें तो ये अमरावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। और इसका उद्गम देखिए केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हुआ है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसका उद्गम स्थल है। और उद्गम स्थल के साथ ही अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 175 किलोमीटर, इसकी लंबाई 175 किलोमीटर है। और यह करूर जिले में कावेरी नदी से जाकर मिल जाती है। करूर जिले में कावेरी नदी से जाकर मिल जाती हैं। इसी के साथ ही हमारी ये पूर्वी घाट की नदी कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अंतःस्थली नदियों के बारे में। अंतःस्थली नदियों के बारे में देखेंगे। अंतःस्थली नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो मतलब न तो किसी सागर में, ना ही महासागर में, ना ही किसी जलाशय में, ना ही किसी झील में जाकर समाप्त होती हैं, बल्कि वे एक ज़्यादा दूर तक नहीं, थोड़ी दूर जाने के बाद उसी राज्य में विलुप्त हो जाती हैं। उन्हीं को अंतःस्थलीय नदियाँ कहा जाता है। तो अंतःस्थलीय जैसे लूनी नदी राजस्थान में बहने के बाद रेत में कहाँ विलुप्त हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो लूनी नदी किस तरह की नदी हुई? अंतःस्थलीय नदी, मतलब अंदर ही ये समाप्त हो जाए, उसी को अंतःस्थलीय नदी के रूप में जाना जाता है। तो आगे हम लोग अंतःस्थलीय नदी के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं एक क्लास आपको समझ में आ रहा है। अगर क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।